वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग गेम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट का सब टॉपिक है। इसके अंदर हम गेम थ्योरी को पूरा देखेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली हम एम्फेसाइज करेंगे नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के अंदर। देखिए, गेम थ्योरी या गेम अगर आप कहिए तो ये अपने आप में एक फंडामेंटल पार्ट है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात कीजिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और सोशल साइंसेस की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं या बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर ये अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग ज़ाहिर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो गेम थ्योरी है ये डिसीजन मेकर्स जो होते हैं उनको एक आइडिया देता है, एक एनालिसिस आइडियाज़ देता है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक इंट्रैक्शंस किए जाएं। क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सारे प्लेयर जो हैं, यानी मान लीजिए दो फर्म्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे के डिसीजंस पर डिपेंड रहती हैं, ठीक है। तो यही जो इंटरडिपेंडेंस होता है ये हर प्लेयर को या हर स्ट्रेटेजिक मेकर को ये आइडिया देता है कि किस तरीके से मैं अपना डिसीजन बेस्ट पॉसिबल ले सकूं, किस तरीके से अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजीज बना सकूं, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट कर सकूं। गेम से अगर हम समझते हैं कि साहब गेम खेल रहे हैं तो ये सिर्फ एक गेम नहीं है कि हम दो प्लेयर को लेंगे उनका गेम लेकर चलेंगे, बल्कि हम इसमें ये कहेंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन द रैशनल डिसीजन मेकर्स। कोई भी रैशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है कि किस तरीके से हम बेस्ट स्ट्रेटेजी पर पहुँच पाएँ। और इसी सेंस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स लाइक साइमल्टेनियस मूव गेम, सीक्वेंशियल गेम, जीरो सम गेम, कोऑपरेटिव गेम, नॉन कोऑपरेटिव गेम। बहुत सारे गेम हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो सिर्फ गेम के बारे में करेंगे, गेम में क्या क्या आता है और गेम्स में जो टर्म्स वगैरह यूज होती हैं वो क्लियर करेंगे, उनके कंसेप्ट देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के अंदर कौन कौन से गेम आते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी हम पीछे जाकर एक आइडिया लें तो ये गेम थ्योरी दो लोगों ने ओरिजिनली अगर आप बात करें तो दो लोगों ने इसको डेवलप किया था। एक हंगेरियन बॉर्न अमेरिकन मैथमेटिशियन थे जॉन वॉन न्यूमैन, और एक उन्हीं के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कुलीग्स थे जिनका नाम था ऑस्कर मोगेस्टन। वो एक जर्मन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर इसका आइडिया दिया था। उन्होंने किताब लिखी थी 1944 के अंदर उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स डेवलप्ड फॉर ए फिजिकल साइंसेस वाज ए पुअर मॉडल फॉर इकोनॉमिक्स। मतलब उन्होंने उस किताब के अंदर ये बात कही कि जो मैथमेटिक्स हम यूज कर रहे हैं वो एक फिजिकल साइंस है, ठीक है। अगर हम सेम इसी मैथमेटिक्स को इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करेंगे तो वो इकोनॉमिक मॉडल्स के लिए एक पुअर मॉडल साबित होगा, यानी वो बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। उन्होंने इस तरीके से इसको ऑब्जर्व किया, इकोनॉमिक्स को सही तरीके से ऑब्जर्व करके उन्होंने लगाया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक मैथमेटिक्स नहीं, एक गेम है। तो उस गेम के लिए हम मैथमेटिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर कोई दो प्लेयर हैं, ज्यादा प्लेयर हैं, वो एंटिसिपेट करते हैं एक दूसरे के मूव्स को। इसलिए उन्हें लगा कि एक नई ब्रांच की जरूरत है मैथमेटिक्स के। तो उन्होंने एक नई ब्रांच निकाली जिसका नाम उन्होंने गेम थ्योरी रखा। यानी इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स डिसीजंस को मैथमेटिक्स के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाद में 1950s के अंदर इस थ्योरी को फिर फर्दर डेवलप किया अमेरिकन मैथमेटिशियन थे जॉन नाश इक्विलिब्रियम जिनसे चला था 1950s में, और उन्होंने ही गेम थ्योरी के मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने एक सेपरेट ब्रांच मैथमेटिक्स की एस्टैब्लिश की जिसके अंदर देखा गया कि किस तरीके से मिक्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एनालाइज किया सके। यानी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट एक ही चीज में है, प्रॉफिट, और वो कॉम्पीट कर रहे हैं तो कौन किस तरह से अपनी डिसीजंस को लेकर स्ट्रेटेजीज लेके चलेगा, उसको इन्होंने मैथमेटिकली एनालाइज किया। अच्छा, क्या क्या थ्योरी हम इसमें पढ़ेंगे दो तीन, उससे पहले मैं कुछ टर्म्स हैं जिनको क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोग एक कंपटीशन देने जा रहे हैं तो जो टर्म्स हैं छोटी छोटी वो आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात गेम थ्योरी करते हैं। गेम क्या चीज है, गेम क्या है, हम जो गेम कहते हैं। गेम के आप कहिए कि कोई भी एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे जहां कर एक प्लेयर का रिजल्ट दूसरे प्लेयर पर डिपेंड करता है, यानी डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ अदर्स। एक फर्म हो सकती है, दो फर्म हो सकती है, यानी जितने प्लेयर हैं, मैं अगर कोई डिसीजन ले रहा हूं तो मेरा डिसीजन दूसरे के डिसीजन से अफेक्ट करेगा, किसी और का डिसीजन मेरे डिसीजन से अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर अगला जो टर्म है इसके अंदर वो आती है प्लेयर्स।
प्लेयर्स कौन है भाई? जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स हैं। हम यहां पर दो फॉर्म के बारे में लेकर चलें तो वो दो फॉर्म प्लेयर्स होंगी, यानी एक गेम के कॉन्टेक्स्ट में जितने लोग डिसीजन ले रहे हैं वो उस गेम के प्लेयर्स कहलाएंगे। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अगर वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हमें स्ट्रेटेजी भी पता चलना चाहिए क्या होती है। स्ट्रेटेजी किसको कहते हैं हम, है ना? एक कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन, जो हमने कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, या हम कहिए हमने एक पॉलिसी बनाई है कि वो ये करेगा तो हम यूं करेंगे, वो यूं करेगा तो हम ये करेंगे, और यही सारे प्लेयर्स अडॉप्ट करके चलते हैं। इसके अंदर जाहिर है जब हम गेम थ्योरी करेंगे, गेम्स में हम जाएंगे तो हमें वहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा। जो मिलता है उसको हम पे ऑफ कहते हैं, रिटर्न। व्हाट द प्लेयर रिसीव्स, यानी एक कॉन्क्लूजन पर पहुंचने के बाद, एक रिजल्ट पर पहुंचने के बाद जो उनको मिलेगा वो उनका पे ऑफ कहलाता है। इक्विलिब्रियम, ऐसे तो आपने सुना होगा, ठीक है, लेकिन गेम के अंदर कौन सा होता है कि एक वो पॉइंट जहां दोनों प्लेयर या जितने भी प्लेयर हैं जो गेम खेल रहे हैं वो प्लेयर एक ऐसे डिसीजन पर पहुंच जाए कि जहां उनका आउटकम मिल जाए, जहां हम वो एक जगह रीच कर जाएं कि साहब ये हमारा डिसीजन है, अब ये बेस्ट डिसीजन है, इससे अगर ऊपर जाएंगे तो नुकसान है, नीचे जाएंगे तो नुकसान है, तो हम यहां पर अपने आप को सेट करेंगे। वो गेम थ्योरी के अंदर इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, अगली बात, अब हम इसमें कुछ छोटे छोटे गेम्स को पढ़ेंगे। ये गेम्स हालांकि आप ये कहिए कंप्लीट थ्योरी नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे गेम्स समझने यूं जरूरी है कि आपको गेम थ्योरी क्या है वो समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कांस्टेंट सम गेम, पहले हम बात करें कांस्टेंट सम गेम। देखिए ये वर्ड कांस्टेंट अपने आप में बता रहा है कि कोई गेम के अंदर किसी चीज का सम किया गया है और वो कांस्टेंट गेम के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग टोटल कॉन्फ्लिक्ट गेम भी कहते हैं कि एक फिक्स चीज है, उसी के ऊपर हम दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है, और इसको गेम्स ऑफ प्योर कंपटीशन भी कहते हैं। अब अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक जीरो सम गेम आएगा। जीरो सम गेम, यहां पर जो इंटरेस्ट होता है वो कंबाइन होता है, कंबाइन वेल्थ होती है, और सारे प्लेयर उसके लिए लड़ रहे होते हैं कि ये जीत गया या ये जीत गया। यानी एक अगर जीतेगा तो दूसरे को लॉस है, और एक अगर हारेगा तो दूसरे को फायदा है। पोकर के अंदर आपने देखा होगा, शायद आप जानते हो, मुझे पढ़ रहा था किताब में तो मुझे पोकर का आइडिया मिला। तो पोकर इसी तरह का गेम है कि उसमें आप पैसा लगा देते हैं। ए बी दो ऑप्शंस है, इसने 50 लगाए, इसने 50 लगाए, 100 हो गए। ये जीता पूरे 100 ले गया, ये जीता पूरे 100 ले गया, ये जीता इसको लॉस, ये जीता इसको लॉस, है ना? इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट सम गेम। वेरिएबल सम गेम एक होता है, लिखूं इसको पहले, हाँ? वहां हम एक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो रुका हुआ है, यहां हम बात कर रहे हैं कि जो गेम्स का आउटपुट है वो वेरिएबल है। वेरिएबल सम गेम, ठीक है। यह क्या होता है, जहां पर पे ऑफ जो होता है वो डिफरेंट आउटकम्स पर वेरी करता है, एक जगह एक और दूसरी जगह दूसरा। इसीलिए इसको हम पार्शियल गेम भी कहते हैं, पार्शियल गेम भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर कॉपरेशन होता है दो प्लेयर्स के बीच में, यानी दो प्लेयर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं और एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं जहां दोनों को अपना अपना बेनिफिट, अपना अपना प्रॉफिट मिल जाता है। यानी अगर एक आदमी इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेगा, उससे बेहतर होता है कि वो कॉपरेट कर डिसीजन लें। ये कहलाता है वेरिएबल। यानी आप कोई एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई भी एक बड़ी डील ले लीजिए, वहां क्या गया साहब, 100 मिलियन रुपीस में ये डील हो रही है। दूसरी पार्टी कह रही है नहीं साहब मैं तो 100 नहीं दूंगा, मैं तो 80,000 दूंगा बस। ठीक है, अब यहां पर यह है कि मैंने अगर सोच लिया, मैं अगर सिंगल खेल लिया कि नहीं साहब मैं तो 100 ही, तो लॉस है,
ये क्या कि नहीं 80 वो भी नहीं माना लॉस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कोऑपरेट करेंगे और सपोज कर लीजिए हम हो गया कि ओके 19K पर ये डील फिक्स हो गई। तो यहां पर एक तरीके के वेरिएबल सम है, यहां ऐसा नहीं है कि इसको जितना मिला तो इसको इतना लॉस है, इसको जितना लॉस हुआ तो इतना इसको फायदा है, ऐसा नहीं है। यहां पर एक कॉपरेशन हुआ और एक कॉपरेशन में जाकर हम एक जगह पहुंचे जहां पर दोनों को अपनी अपनी जगह फायदा हो रहा है, लेकिन एक कॉपरेशन के बाद। ठीक है, अब जैसे मैंने ऊपर बताया था अभी आपको कांस्टेंट सम गेम में, उसी की तरह एक जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम, जीरो सम गेम होता है। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन होती है, जहां पर एक आदमी का गेन उतना ही दूसरे का लॉस होता है। 100 बैट पर लगे हुए हैं, 100 बैट पर लगे हैं, ए को भी मिल सकते हैं, बी को भी मिल सकते हैं। ए को मिले बी का लॉस, बी को मिले ए का लॉस। जीरो सम है, जो सम आएगा इन दोनों का ए प्लस बी वो जीरो ही आएगा बार बार, एक को प्लस होगा एक को माइनस होगा, इसीलिए इसको जीरो सम गेम कहा जाता है। दोनों के बेनिफिट का सम अप होगा वो जीरो होगा। ठीक है, ये दो प्लेयर्स में भी खेला जा सकता है, 100, 200, हजारों, मिलियंस में भी खेला जा सकता है। ठीक है, और लिटरेरी तौर पर अगर आप इसके ऑप्शंस इसके एग्जांपल देखें तो फाइनेंस में आते हैं ऑप्शंस, शेयर्स वगैरह लोग लेते हैं तो ऑप्शंस खरीदते हैं, वो फ्यूचर्स खरीदते हैं। अगर आप उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हटा दीजिए तो वो एग्जाम्पल आते हैं इसके जीरो सम गेम के अंदर, यानी हर आदमी का जो गेन है वो उसके काउंटर का लॉस होता है। अब जीरो पढ़ लिया तो कोई नॉन जीरो भी होगा, एक हो जाएगा फिर नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो कौन सा होगा, यानी एक वो सिचुएशन जहां एक आदमी का लॉस जरूरी नहीं है दूसरे का फायदा हो, या एक आदमी का फायदा जरूरी नहीं है दूसरे का लॉस हो। इस केस में दोनों को फायदा हो सकता है और दोनों को लॉस हो सकता है, यानी इस तरीके से ये गेम की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। तुम भी कमाओ मैं भी कमाऊं, मेरा भी लॉस हो सकता है तुम्हारा भी लॉस हो सकता है, एक का लॉस हो सकता है एक का प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के जो गेम्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन जीरो सम गेम, क्योंकि इनका जो प्लस ए प्लस बी करके आएगा वो जीरो नहीं आएगा, किसी को ज्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। आ सकता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएगा। मान लीजिए दोनों को जीरो जीरो मिला तो किसी का कुछ भी नहीं आएगा। एक एज पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम के अंदर। तो नॉन कोऑपरेटिव गेम को हम एक्सक्यूज मी, सो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के अंदर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, तो उससे पहले हम कोऑपरेटिव गेम देखें कौन सा होता है। कोऑपरेटिव गेम्स, कोऑपरेटिव गेम अपने आप वर्ड हमें बता रहा है कि हम कोई गेम है उसमें हम कोऑपरेट करके चल रहे हैं। ठीक है, यहां क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट में होते हैं, लीगली बाइंडिंग। अब ये काफी बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि ये आखिर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, और लीगली और लगा दिया उसके साथ। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक जगह आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अब आप मजबूर हैं कि आप उसको फॉलो करेंगे ही, और लीगली इसका मतलब उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया है। फॉर एग्जाम्पल हम छोटे मोटा कोई काम करते हैं कि साहब ये मैंने इतने पैसे तुम्हें दिए, इतने पैसे तुम दिए, हम कहते हैं साहब नोटरी से लिखवा लें इसको, हम नोटरी, हम कोर्ट जाते हैं। तो नोटरी में क्या हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग हो गया। बाइंडिंग का मतलब मैं बाउंड हूं, आई एम बाउंड टू फॉलो दिस, अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मैं रूल तोड़ूंगा, उसको हम लोग बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव गेम के अंदर आप लीगली बाइंडिंग होते हैं एक एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए, यानी आपने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं और आपने मिलकर स्ट्रेटेजी बनाई है और इस स्ट्रेटेजी में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है जिसमें कोर्ट हमारे साथ लगा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि हाँ ये है, अगर कोई भी इनमें से तोड़ेगा तो हम उसको सजा देंगे। एग्जाम्पल ये ज्वाइंट वेंचर्स हैं, दो ज्वाइंट वेंचर होते हैं, ए प्लस बी दो फर्म है मिलके उन्होंने सी बना ली, एक फर्म सी बन गई।
अब जाहिर है ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी गड़बड़ करेगा तो कोर्ट देगा, आपको इसके हिसाब से काम करना है, जो एग्रीमेंट में से साइन हुआ है उसी काम करेगा। ये भी एक गेम है, ठीक है। जो नॉन कॉपरेटिव, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर यूं नहीं होता कि जाहिर है इसमें चीजें क्लियर होती हैं, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। जहां ज्यादा स्टडी करने की जरूरत होती है वहां होता है नॉन कॉपरेटिव गेम, क्योंकि वहां तो आप कॉपरेट कर ही नहीं रहे हैं। नॉन कॉपरेटिव गेम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यहां पर किसी भी तरह की नेगोशिएशन या इन्फोर्समेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पॉसिबल होता। आप अपने हिसाब से चलिए, आपका कॉम्पिटिटर अपने हिसाब से चलेगा। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है सारे प्लेयर्स के बीच में। आप जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए अगर हम दो फर्म्स का इंटरेस्ट मिला हुआ है तो कॉपरेशन हो गया, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्टिंग है इंटरेस्ट हम दोनों का तो कोई वहां पर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां दो या दो से ज्यादा कॉम्पिटिटर हैं और वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, वो नॉन कॉपरेटिव गेम कहलाएगा। अब वो किस एक स्ट्रेटेजी बना रहा है, दूसरा उसको देख के अपनी उससे बेहतर बना रहा है, उससे बेहतर एक सिस्टम चलेगा। इसी के अंदर जो बहुत पॉपुलर है वो कहलाता है प्रिजनर्स डायलेमा। डायलेमा किसको कहते हैं, शंका, मैं श्योर नहीं हूं ये करूं या ये करूं, ठीक है। ये कौन सी सिचुएशन होती है, यहां कोई दो पार्टी लेते हैं हम, ये डायलेमा को जब हम पढ़ते हैं तो हम कोई दो पार्टी उठा लेते हैं, हम कहते हैं ये दो पार्टी हैं और उन दोनों को, जाहिर है दो फर्म्स के अंदर दो लोग सेपरेट डिसीजन ले रहे हैं ना, तो इस मॉडल के अंदर हम दो लोगों को लेते हैं, दो लोगों को अलग अलग जगह बंद कर देते हैं और फिर उनके डिसीजंस उनसे पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि ये सिस्टम है, तुम इस पर कॉपरेट करते हो या नहीं करते। बी की कंडीशन बता दी, फिर बी से पूछा कि तुम इस पर कॉपरेट करते हो नहीं करते। तो अगर इसमें सिस्टम ये होता है थ्योरी के अंदर, इस मॉडल के अंदर, कि हाईएस्ट रिवार्ड उसी वक्त मिलता है जब दोनों कॉपरेट करें, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो जो हमारा क्लासिकल प्रिजनर्स डायलेमा है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्लासिकल प्रिजनर्स डायलेमा, ये मॉडल मैंने एच.एल. आहूजा से लिया है। ठीक है, एच.एल. आहूजा से लिया है मैंने, आप चाहे तो उसमें ये मॉडल देखिएगा, जहां पर इस मॉडल में कहा गया है कि साहब दो बैंक रॉबर्स हैं, बिल्ला और रंगा, दोनों को पुलिस अरेस्ट करती है और सेपरेट रूम्स में रखकर इंटेरोगेट करती है। तो यहां आप देखिएगा बुक में दो लोग लिए गए हैं, बिल्ला रंगा। तो हालांकि आपकी हमें मतलब नहीं क्या नाम रखें, कुछ भी एक एग्जाम्पल है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि क्योंकि इन रंगा बिल्ला ये दो लोग थे, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, शायद उस वजह से, ये भी फ्रॉड थे बहुत बड़े, तो शायद हिस्ट्री है, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी इंटरेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया दूं। ये रंगा बिल्ला दो लोग थे। रंगा जो था, इसका नाम था कुलदीप सिंह और इसका नाम था जसबीर सिंह। इन दोनों ने 1978 के अंदर दो बच्चों को, एक लड़की थी 16 साल की और 14 साल का एक लड़का था, दोनों माइनर थे, बच्चे थे दोनों, उन दोनों को किडनैप किया था वो फिरौती के लिए और बाद में उनको मर्डर कर दिया था। इसीलिए उस टाइम में इनका नाम बहुत ज़्यादा चला था और बाद में वो जाहिर है कन्विक्ट किए गए और 1982 में 31 जनवरी 1982 में तिहाड़ जेल के अंदर इन दोनों को फांसी दे दी गई। अलग बात है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बस मुझे लगा कि शायद वहीं से ये लिए गए हैं, इसलिए मैंने उसको करा। मॉडल पे लौटते हैं। यहाँ पर मॉडल कहता है कि साहब दो लोग हैं, रॉबरी की है, दोनों को बुलाया गया है, दो रूम अलग अलग रूम में बंद कर दिया गया है, अब दोनों को बात करना है। वजह क्या है ये करने की? पुलिस के पास कोई और सबूत नहीं है कि ये पता लग सके कि बैंक रॉबरी इन्होंने की है। तो एक ही तरीका है इनकी रॉबरी को साबित करने का कि वो किसी तरह इनसे कन्विंस करा लें। अब वो कन्फेस अगर वो करेंगे तो उसके लिए एक मैट्रिक्स है कि साहब तुमने किया तो ये होगा, उसने नहीं किया तो ये होगा। क्या है वो? एक मैट्रिक्स है पूरी। तो मैं मैट्रिक्स को बनाता हूं एक टेबल के फॉर्म में, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये मैट्रिक्स ले ली है, ये मैट्रिक्स मैंने एच.एल. आहूजा से ही ली है। आपको अगर देखनी है तो एच.एल. आहूजा में जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर ये बिल्ला की चॉइसेस है और ये रंगा की चॉइसेस है, ठीक है। ये चार ऑप्शन बने हैं, ग्रीन,
ब्लू, ब्लैक, रेड। अब मान लीजिए पहले वो बिल्ला से बात कर रहे हैं, बिल्ला एक कमरे में अलग है, रंगा एक अलग है। बिल्ला को नहीं पता रंगा क्या जवाब देगा, अब वो उसकी एब्सेंस में अपनी जवाब दे रहा है। उससे कहा गया, उसको ऑप्शन दिया गया कि अगर तुम कन्फेस करते हो, तुमने कन्फेस किया, और अगर रंगा ने भी कन्फेस कर लिया तो दोनों को 5-5 साल की सजा दी। तुम दोनों ने मान लिया कि हमने ये काम किया है, हमने डकैती डाली है। लेकिन एक ऑप्शन दिया गया कि तुमने कन्फेस कर लिया और रंगा ने नहीं किया। अब काम हुआ है लेकिन रंगा नहीं मान रहा, तो उसको 10 साल की सजा मिलेगी क्योंकि उसने झूठ बोला है। तुमने सच बोल दिया तो तुम्हें 1 साल की मिलेगी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन उसको दिया गया कि तुम कह रहे हो कि डकैती नहीं हुई, तुम कन्फेस नहीं कर रहे। ठीक है। अब उसमें अगर रंगा कन्फेस कर लेता है तो जाहिर है तुमने झूठ बोला है, तो तुम्हें 10 साल की सजा मिलेगी, और रंगा ने सही बात कह दी किया है तो उसको 1 साल की सजा मिलेगी। लेकिन अगर तुम दोनों ही नहीं करते, बिल्ला भी नहीं करता और रंगा भी नहीं करता, दोनों अगर नहीं करते, तो फिर दोनों को 2-2 साल की सजा दी जाएगी। ये ऑप्शंस आपको यहां पर लाकर इन दोनों को दे देगा। और सेम बात रंगा से पूछी गई दूसरे रूम के अंदर। ठीक है। अब देखिए यहां पर रंगा बिल्ला दोनों एक दूसरे की चॉइसेस को नहीं जानते, किसने क्या चॉइस की है और किसने क्या डिसीजन लिया, बिल्कुल अनसर्टेन है दोनों एक दूसरे के लिए। ठीक है। लेकिन दोनों के डिसीजन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी रंगा की चॉइस बिल्ला को असर करेगी, बिल्ला की चॉइस रंगा को असर करेगी। ठीक है। क्योंकि आउटकम दोनों के एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये मॉडल कहता है कि इस केस के अंदर जब इस तरह का माहौल बन जाता है तो दोनों अपने सेल्फ इंटरेस्ट में आ जाएंगे। ये दोनों का जो बिहेवियर होगा वो सेल्फिश होगा। ठीक है। और वो कोशिश करेंगे कि हम ऐसा डिसीजन लें जिसमें हमें फायदा हो, और एक दूसरे को दोनों चीट करेंगे। होगा क्या, अब यहां पर रंगा ये सोच के चल रहा है कि अगर मैं कर लेता हूं, कन्फेस कर लेता हूं, तो मुझे 5 साल की सजा है, और अगर मैं कर लेता हूं वो नहीं करता तो मुझे 1 साल की है। यानी मेरे कन्फेस करने में तो मुझे फायदा है, मैं 10 साल की सजा से बच रहा हूं। अगर मैं कन्फेस कर रहा हूं, वो भी करेगा तो 5, नहीं करेगा तो 1, मुझे 5 साल से ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं नहीं करता हूं, वो कर लेता है तो प्रॉब्लम है। इसी तरीके से रंगा सोचेगा कि मैं अगर कन्फेस कर लेता हूं और बिल्ला अगर करता है तो 5, नहीं करता तो 1, दोनों फायदे में। यानी दोनों अब डिसाइड करेंगे कि वो 5 इयर्स को चूज करेंगे। उनकी चॉइस जो होगी वो 5 इयर्स होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट में सोचेंगे कि साहब वो करे ना करे मुझे तो 5 मिल रहा है, ऐसी वो भी सोचेगा, और दोनों कन्फेस कर लेंगे और दोनों को 5-5 साल की सजा मिल जाएगी। ठीक है। ये प्रिजनर्स डायलेमा हुआ। अब इसी के अंदर एक पैराडॉक्स आ जाता है। उसको अगर मैं यहां लिखूं, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स प्रिजनर्स डायलेमा, पैराडॉक्स ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा है, जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, आप किसी तरह भी कर लीजिए उसको। ठीक है। अब इसमें पैराडॉक्स क्या है, देखिए पैराडॉक्स बहुत सिंपल है कि दोनों अपनी सजा को मिनिमाइज कर सकते थे 2 साल तक अगर वो साइलेंट रहते। दोनों को साइलेंट रहना था, बोलना ही नहीं था, तो यानी वो कन्फेस नहीं कर रहे थे, दोनों को 2 साल की मिल जाती। लेकिन क्योंकि वो दोनों सेल्फ इंटरेस्ट में बिहेव कर रहे हैं, दोनों जो है वो सेपरेसी को फेस कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या जवाब देगा, पता नहीं वो क्या जवाब देगा, इस अनसर्टेनिटी की वजह से वो ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है। और दोनों को 5 इयर्स की सजा मिलती है। यही एक इसका पैराडॉक्स कहलाता है। ठीक है। अगली थ्योरी हम बात करते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, देखिए 2 केस हैं, मैं लेके चलूं। एक स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि साहब मैं एक प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सकता हूं, लेकिन वो बेस करता है दूसरे फर्म के डिसीजन पर। यानी मैंने एक प्रॉफिटेबल डिसीजन लिया ये देख करके उस फर्म ने ये डिसीजन लिया था, लेकिन वहां प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फर्म अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर ले तो मुझे नुकसान हो जाएगा।
एक ये स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन दूसरी स्ट्रेटेजी एक इतनी स्ट्रांग होती है कि जिससे कि दूसरे की स्ट्रेटेजी का कोई भी असर मेरी स्ट्रेटेजी पर नहीं पड़ेगा। जहां पर जो फर्म है वो एक सक्सेसफुल ऑप्टिमल डिसीजन लेती है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर्स डू, उसके कॉम्पिटिटर। यानी ए फर्म ने एक डिसीजन लिया और वो इतना स्ट्रांग था कि बी एक डिसीजन ले या दूसरा ले, कोई भी डिसीजन ले, मेरी डिसीजन पे उसका असर नहीं पड़ने वाला। मैंने जो डिसीजन लिया है वो बेस्ट है। इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं। यानी मेरी स्ट्रेटेजी मेरे राइवल्स की स्ट्रेटेजी से बेस्ट है। वो कोई भी स्ट्रेटेजी ले लें, ए या बी सी, कोई भी, मेरी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हम ड्यूपोली मार्केट को लेते हैं। ड्यूपोली मार्केट, ड्यूपोली कौन सी होती है? जिसमें दो फर्म होती है, जिसमें दो फर्म होती हैं। अब यहां पर जो सिस्टम हम लेकर चल रहे हैं, जो हमने एग्जांपल लिया है, उसमें हम ये कह लें कि ये दो फर्म दो चीज पर कर ली हैं। ये दोनों फर्म है एडवर्टाइजमेंट करें या नो एडवर्टाइजमेंट। ये दोनों फर्म इनडिफरेंट हैं कि मुझे एडवर्टाइज करने में फायदा है या ना करने में फायदा है। मान लीजिए एक एडवर्टाइज करती है तो दूसरे को भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये वाली करती है तो इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये एक डायलेमा है। ठीक है, हम दो फर्म लेते हैं यहां पर ए और बी। अब इन दोनों को हम देखेंगे, उसके लिए फिर इसी मैट्रिक्स को मैं चेंज करता हूं कि किस तरीके से ये दोनों डिसाइड करती हैं दूसरे की डिसीजन पे कि मुझे एडवर्टाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो टेबल अपडेट करके फिर मैं शुरू करता हूं। तो मैंने ये मैट्रिक्स चेंज कर ली है, ये टेबल वही है, लाइनें वही हैं, मैंने डेटा चेंज कर लिया है तो थोड़ा टाइम बच गया। देखिए ये फर्म ए है, ये फर्म ए की मैट्रिक्स है। फर्म ए को देखें तो ऐसे देखिए। ठीक है, फर्म ए अगर एडवर्टाइज करती है तो ए 10 मिलेगा, ए को 15 मिलेगा। अगर नहीं करती तो 6 मिलेगा या 10 मिलेगा। ये ऑप्शंस हैं उसके पास। ऐसे ही फर्म बी, अब जब बी को बात करें तो यूं करके देखिए, ये जब वो एडवर्टाइज करेगी फर्म बी, और ये जब फर्म बी एडवर्टाइज नहीं करेगी। अब एक एक ऑप्शन को हम एनालाइज करते हैं। देखिए पहले हम फर्म ए की बात कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं फर्म बी ने अपना कोई डिसीजन ले लिया, लेकिन मैं फर्म ए हूं। अब मुझे डिसीजन लेना है तो मैं क्या लूंगा? ठीक है, अब मैं ये दिमाग में अब ये बात कर रहा हूं तो ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि फर्म ए कहां, बी कहां। आप दिमाग में ये बिठा लीजिए कि इस जगह पर आप फर्म ए हैं, बी ने कोई डिसीजन लिया हुआ है, अब आप डिसाइड कर रहे हैं मुझे क्या करना है। ठीक है, फर्म ए को अब डिसीजन लेना है और फर्म बी ने मान लीजिए डिसाइड किया, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई फर्म ए बी जो है वो एडवर्टाइज कर रही है। अब जब फर्म बी एडवर्टाइज कर रही है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एडवर्टाइज करूं या ना करूं। तो अगर फर्म बी ने एडवर्टाइज कर लिया तो हमें इसको एनालाइज करना है अपने दोनों ऑप्शंस में। ठीक है, अब फर्म बी एडवर्टाइज कर रही है और मैंने भी एडवर्टाइज किया तो फर्म मुझे 10 मिलेंगे और फर्म बी को 5 मिलेंगे। और अगर मैं एडवर्टाइज नहीं करता तो मुझे 6 मिलेंगे, फर्म बी को 8 मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर फर्म बी एडवर्टाइज करती है, इफ बी एडवर्टाइज, तो ए शुड एडवर्टाइज, ए को एडवर्टाइज करना होगा। अगर बी एडवर्टाइज करती है और ए नहीं करती तो उसको 6 ही मिलेगा, और अगर वो करती है तो 10 मिलेगा। एक ऑप्शन हुआ। अब इनके पास इंफॉर्मेशन आई कि फर्म बी एडवर्टाइज नहीं कर रही है, फर्म बी को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब फिर मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं करूं उसको देख के या ना करूं। अब अगर फर्म बी, अब जब बी का नॉट एडवर्टाइज आ गया तो ये पोर्शन आ गया। अब मैं अपने उसमें देखूंगा कि फर्म बी एडवर्टाइज नहीं कर रही और मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं तो मुझे 15 मिलेंगे और फर्म बी को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन फर्म बी नहीं कर रही और मैं भी नहीं कर रहा तो मुझे 10 मिलेंगे और फर्म बी को 2 मिलेंगे। तो मैं अगर अपने एडवर्टाइज और नॉट एडवर्टाइज में कंपेयर करूंगा तो मुझे करने में ज्यादा फायदा है, मुझे करने में ज्यादा फायदा है। यानी इफ फर्म बी नॉट एडवर्टाइज इवन देन ए
शुड एडवर्टाइज। ये बात क्लियर हो रही है? फर्म बी एडवर्टाइज करे या ना करे, फर्म ए को एडवर्टाइज करने में ही फायदा है, ना करने में फायदा नहीं है। तो यानी अब मेरे पास, अगर मैं कह रहा हूं मेरी फर्म ए है, तो मेरे पास एक डिसीजन पक्का हो गया कि कोई भी केस हो मुझे एडवर्टाइज करना है, मैं एडवर्टाइज करूं, उस पर फर्म बी एडवर्टाइज करे या ना करे, मेरा डिसीजन बेस्ट है। इसको कहते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। समझ रहे हैं? यानी मैं फर्म बी कुछ भी डिसीजन ले, करे ना करे, मैं जो ले रहा हूं वो बेस्ट है, इसलिए मेरा जो डिसीजन है वो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहलाएगा। यहां पर एक चीज देखने की ये है कि अगर आप फर्म बी की तरफ से सोचें, आप देखें फर्म बी क्या कर रही है, तो फर्म बी भी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी पर है। फर्म बी कह रही है कि साहब अगर वो एडवर्टाइज करते हैं तो मैं करूं तो 5 मिलेंगे, अगर मैं नहीं करूं तो 0 मिलेगा, तो बेहतर है कि मैं करूं। ठीक है? और अगर फर्म ए कहती है मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगी, तो फर्म बी उसके अंदर अगर करती है एडवर्टाइज तो उसको 8 मिलेगा, और नहीं करती तो 2 ही मिलेगा, तो इसमें भी इसको करने में फायदा है। इस केस में अगर आप देखें, दोनों फर्म्स डोमिनेंट स्ट्रेटेजी की तरफ हैं। दोनों फर्म कह रही हैं कि साहब हम डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में हैं और दोनों को एडवर्टाइज करने में ही फायदा है। फर्म ए की अपनी स्ट्रेटेजी है, बी का असर नहीं पड़ रहा, और फर्म बी की अपनी स्ट्रेटेजी है, ए का असर नहीं पड़ रहा। ठीक है? यहां एक देखने वाली बात यह है कि अब दोनों फर्म्स के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, तो फिर फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ता है, कभी मार्केट कंडीशन हमेशा एक सी नहीं रहती कि सारी फर्म्स एक साथ डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में हो। अगर मैं यहां मैट्रिक्स थोड़ी सी चेंज कर दूं, ये मैट्रिक्स अगर मैं थोड़ी सी चेंज कर दूं यहां पर, अब इसमें क्या होगा? देखिए यहां पर अब बहुत सिंपल सिस्टम है कि अगर फर्म बी एडवर्टाइज करती है तो ए का ऑप्टिमल होगा कि वो भी एडवर्टाइज करे। ए के लिए ऑप्टिमल है कि वो भी एडवर्टाइज करे, लेकिन अगर बी डिसाइड करती है कि वो एडवर्टाइज नहीं करेगी और ए डिसाइड कर ले कि एडवर्टाइज करेगी, तो उसको 15 ही मिलेगा, और अगर वो नहीं करेगी तो 20 मिलेगा। ठीक है? तो यहां पर अब आप देखिए, अगर बी ने डिसाइड किया है कि मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगी, तो ए को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगी। अगर बी डिसाइड करती है कि मैं एडवर्टाइज करूंगी, तो ए भी एडवर्टाइज करेगी। समझ रहे हैं? इस मैट्रिक्स में अगर आप देखिए तो यहां पर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी जो है वो चली जाती है ए के हाथ से। ए फॉलो कर रहा है बी को, बी एडवर्टाइज करेगा मैं भी करूंगी, ए अगर बी नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगी। ठीक है? तो यहां पर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी ए के हाथ में नहीं है। ठीक है? ये हो गया आपका डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। अब एक आखिरी रह गया जिसको कहते हैं नाश इक्विलिब्रियम। नाश इक्विलिब्रियम। देखिए नाश इक्विलिब्रियम अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम ये चीज़ें जो पढ़ते आ रहे हैं इसी से हमने ये आइडिया लिया है। अब एक बात ये देखें कि जो नॉन कोऑपरेटिव गेम के अंदर क्या होता है कि सब दो फर्म्स आपस में डिस्कस करती हैं और डिस्कस नहीं करती, कॉम्पीट करती हैं और एक स्ट्रेटेजी, बेस्ट स्ट्रेटेजी पे पहुंचने की कोशिश करती हैं। और यहाँ ये 2-3 मैट्रिक्स में हमने इस बात को डिस्कस किया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर फर्म्स के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन फिर भी फर्म इक्विलिब्रियम पर पहुंच रही है। यहां फर्म कह रही है कि साहब अगर बी नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगी, मुझे 20 करोड़ मिलेगा प्रॉफिट। तो ठीक है, एक वो मिल गया, एक इक्विलिब्रियम मिल गया। ऐसे ही बी को भी मिल गया कि साहब ए अगर करती है तो मुझे भी करनी, मुझे भी करती है तो मुझे भी करनी ही होगी, और अगर वो नहीं करेगी तो भी मुझे करनी होगी। यानी बी ने कह दिया कि साहब मैं जो हूं वो करूंगी, ए ने कह दिया मेरा डिपेंड करता है उस पर या उस पर, लेकिन दोनों एक इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच गए कि वो एडवर्टाइज करें या ना करें। यानी एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों को मिल गया कि हम यहां से अब नहीं हटेंगे, और उसको हम कहते हैं कि एक पॉइंट वेयर देयर इज नो इंसेंटिव टू चेंज द प्राइस। एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई इंसेंटिव ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है कि डिसीजन को चेंज करें। तो वो पॉइंट जहां पर पहुंच जाता है,
यानी जहां एक ऐसा इक्विलिब्रियम मिल गया कि वो आखिरी इक्विलिब्रियम अब चेंज नहीं करेगा, उस पॉइंट को हम नाश इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी दूसरे की स्ट्रेटेजी को देखकर मैंने जो अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाई है, दैट इज नाश इक्विलिब्रियम। इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज वेयर ईच प्लेयर बिलीव्स दैट इट इज डूइंग द बेस्ट इट कैन गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ द अनदर प्लेयर और प्लेयर्स। यानी मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनी ली, मुझे ये यकीन है कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट है, लेकिन वो बेस्ट जब है कि जब मैंने दूसरे की स्ट्रेटेजीज को मद्देनजर रखते हुए दूसरे की स्ट्रेटेजीज को देख के अपनी स्ट्रेटेजीज को बनाया है। यानी जब आप दूसरे की स्ट्रेटेजी से अपनी स्ट्रेटेजीज को बनाकर उसको बेस्ट कहते हैं और वो एक ऐसी इक्विलिब्रियम पर होता है कि वहां से चेंज करना वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो वो नाश इक्विलिब्रियम कहलाता है। नाश इक्विलिब्रियम जॉन नाश करके इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये इसको डिस्कवर किया था। ये अमेरिकन मैथमेटिशियन थे और इस नाश इक्विलिब्रियम के ऊपर ही उनको 1994 के अंदर नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यही है आपका गेम थ्योरी पूरा, और नॉन कोऑपरेटिव गेम हमने इसके अंदर पढ़े। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए इसको, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों के कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, ताकि जब आप किसी थ्योरी के पढ़ें तो आपके उसके अंदर अगर कोई टर्म आ रही है उससे सारी चीज़ रुक जाती है कि हम उसको आगे क्या पढ़ें। वो टर्म आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश की है शुरू में ही कि मैंने कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उसको मैं डिस्कस कर लूँ। तो कंसेप्ट ज़्यादा याद करने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। सवाल घूम कर भी आ जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप चीज़ को समझ लें। अगर आपकी चीज़ समझ में आ गई है तो वो किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।